नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया क्या होती है और क्रिया के भेद कौन कौन से होते हैं, उनके उदाहरण क्या क्या हैं। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, क्रिया क्या होती है। तो क्रिया क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया क्या है? देखिए, कोई काम करना या होने का बोध हो। जैसे देखिए, बच्चा चित्र बना रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है। तो यहाँ पे बना क्या है? क्रिया है। इसी तरीके से देखिए, गीता सितार बजा रही है, तो क्या कर रही है गीता? सितार बजा रही है। तो बजाना जो है ये क्या है? क्रिया है। इसी तरीके से देखो, यहाँ पे पढ़ना, उठना और जाना, ये सारी दोस्तों क्या है? ये सारी हमारी हैं क्रियाएं। अब देखिए, आते हैं अगले वाले चीज़ पे, क्रिया के भेद। तो क्रिया के कितने भेद हैं? तो देखिए, क्रिया को भी जो है ना अलग अलग, जैसे कर्म के आधार पे, संरचना के आधार पे, काल के आधार पे अलग अलग भेद इसके हैं। तो देखिए, कर्म के आधार पे जो है क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म के आधार पे क्रिया के भेद हैं दो। कौन कौन से? पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा कौन सा है? अकर्मक क्रिया। तो देखिए दोस्तों, सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया कौन सी है? पहला भेद है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक में क्या होता है? कर्म के साथ, यानी कि यहाँ पे कर्म भी होगा। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म नहीं होगा। तो सकर्मक क्रिया के बारे में देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होगा। और सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं। उसमें क्या है? एक कर्मक और द्विकर्मक। तो सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? दो, जिसमें क्या है? एक है एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। अब देखिए, स मतलब सहित होता है, अतः सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ। तो इसका सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है? बच्चा चित्र बना रहा है। क्या है इसका उदाहरण? बच्चा चित्र बना रहा है। ठीक है। अब देखते हैं, सकर्मक क्रिया के भेद देख लेते हैं। तो कौन सा है? एक कर्मक और द्विकर्मक। तो एक कर्मक क्रिया कौन सी है? वो सकर्मक क्रिया जिसमें केवल एक ही कर्म हो। तो एक कर्मक क्रिया वो है जिसमें केवल एक ही कर्म हो। अभी हम उदाहरण में देख रहे हैं कि माँ पढ़ रही है। माँ पढ़ रही है, इसमें एक ही कर्म है, वो क्या है? पढ़ना। ठीक, तो यहाँ पे एक ही कर्म है, माँ पढ़ रही है, उसमें क्या है? एक ही कर्म है। तो वो क्या है? पढ़ना है कर्म। तो इसे, जिसमें एक ही सिर्फ कर्म है तो उसे एक कर्मक क्रिया कहेंगे, और जिसमें कर्म दो हैं तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हों, जैसे देखिए, अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, दो कर्म हैं। एक है क्या? छात्र, और दूसरा सिखाना। पहला क्या है? छात्र, और दूसरा सिखाना। तो क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर सिखा रहे हैं। किसे सिखा रहे हैं? छात्रों को सिखा रहे हैं। किसको सिखा रहे हैं? छात्रों को। तो इस प्रकार कितने कर्म हो गए यहाँ पे? यहाँ पे दो कर्म घटित हो रहे हैं। तो इसलिए ये उदाहरण हो गया आपका द्विकर्मक क्रिया का। अब अगला देखते हैं, अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो अकर्मक क्रिया होती है आपकी जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर पड़े। अकर्मक क्रिया कौन सी है? जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े? केवल कर्ता पे पड़े। किस पे पड़े? केवल कर्ता पर ही पड़ता है। कर्म की वहाँ संरचना ही नहीं रहती, तो वहाँ कर्म की संरचना नहीं होती है। एक उदाहरण देख लेते हैं, आशा सोती है। तो आशा सोती है, ये किसका उदाहरण है? ये है अकर्मक क्रिया का उदाहरण। किसका? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, संरचना के आधार पे भी क्रिया के भेद कौन कौन से हैं? एक है अपना संयुक्त क्रिया, एक है नाम धातु क्रिया, एक है प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक और कृदंत क्रिया। ये सब किसके हैं? संरचना के आधार पे भेद हैं क्रिया के। तो अब एक एक करके देखते हैं और उदाहरण के साथ ही देखते हैं। तो संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया होती है अपनी, संयुक्त क्रिया क्या है? संयुक्त क्रिया जो है वो होती है
जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल होता है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। तो अब देखो दो या दो से अधिक, यहाँ पे देखो एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण क्या है? अतिथि आने पर स्वागत करो। तो अतिथि आने पर स्वागत करो, यानी कि देखो यहाँ पे दो क्रिया है, पहली है आने और दूसरा है स्वागत। तो आने जो है अपनी कौन सी क्रिया है? आने है मुख्य क्रिया, और स्वागत जो है वो कैसी क्रिया है? वो है सहायक क्रिया। तो यहाँ पे देखो दो क्रिया का मेल हुआ है ना, तो दो क्रिया का मेल हुआ, इसलिए ये कैसी है? संयुक्त क्रिया है। ये कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। अगला देखते हैं नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु में क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो नाम धातु में क्या हो गया? जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब देखिए जैसे हाथ क्या है? संज्ञा है। हथिया नाम धातु है। हथियाना क्रिया है। तो देखो हाथ किस तरह प्रयुक्त हुआ है? हथिया। तो नाम धातु क्या है इसमें? हथिया है। तो यहाँ देखो नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया। तो यहाँ पे क्या है? नाम धातु क्रिया हथिया है। अगला देखते हैं एक उदाहरण और देखते हैं। विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है। तो यहाँ पे देखिए नाम धातु क्रिया क्या है? यहाँ पे अपना जो है वो है क्या? नाम धातु क्रिया। अगला देखते हैं, अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक में क्या होता है? जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए। तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि यहाँ पे कर्ता खुद काम नहीं करता, ये दूसरे से करवाता है। तो उस ऐसी जब क्रिया हो तो वहां पे अपनी आती है प्रेरणार्थक क्रिया। और इसका एक उदाहरण देखते हैं। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। अब सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, खुद तो बनाया नहीं उसने क्या किया? दूसरे लोगों की सहायता से तालाब को बनवाया है। तो उसने क्या कि ये यहाँ पे कौन सी क्रिया है? यहाँ पे है प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पे कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। अगला देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब देखो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण देखें हम, तो वो क्या होगा? बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा। तो यहाँ पे देखो दो क्रिया हो रही हैं, एक है खेलकर और दूसरी क्रिया क्या है? पढ़ने। ठीक, तो अब देखो पहले कौन सी हो रही है? पहले हो रही है खेलकर, खेलकर फिर पढ़ने बैठेगा। तो जो पहले हो रही है उसी क्रिया को हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। अगला देखो, वह पढ़कर सो गया। तो देखो सोने से पहले वाला कौन सा काम हो रहा है या कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे इस वाले उदाहरण में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? पढ़कर। तो यहाँ पे पढ़कर सो गया, इसलिए पढ़कर जो है पूर्वकालिक क्रिया है। अगला देखते हैं, अगले में है कृदंत क्रिया। तो कृदंत क्रिया क्या है? क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा, ठीक है, तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द क्रिया कृदंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों में अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्या है? चल एक तरीके की क्या है? क्रिया है, लेकिन इसकी अगर हम कृदंत क्रिया बनाए तो कौन कौन सी होंगी? तो चलना क्या हो गई? कृदंत क्रिया। चलता कृदंत क्रिया। चलकर कृदंत क्रिया। अब देखिए लिख क्या है? क्रिया है। अगर इसकी हम कृदंत क्रिया बनाते हैं तो क्या क्या होगा? लिखना, लिखता, लिखकर। ये सारी कैसी क्रिया हो गई? कृदंत क्रिया हो गई। तो आगे देखते हैं हमारा जो क्रिया के भेद में काल के आधार पे कौन कौन से हैं उसके भेद। तो काल के आधार पे 3 भेद हैं। कौन कौन से? भूतकालिक क्रिया। काल के आधार पे कौन कौन से हैं? भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, और उसके बाद आता है भविष्यत्कालिक क्रिया। तो काल के आधार पे अपने पास हुए 3 भेद, और हम
उन तीनों के उदाहरण के साथ समझेंगे कि काल के आधार पे कौन कौन से भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे? भूतकालिक क्रिया से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भूतकालिक क्रिया से। अब देखिए भूतकालिक क्रिया क्या है? क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो। तो भूतकालिक क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के बीते समय में होने का बोध हो। तो देखिए यहाँ पे एक उदाहरण लेके अच्छी तरीके से इसको और समझते हैं। वह विदेश चला गया, तो वह विदेश चला गया यानी जा चुका है, तो पीछे के समय में कार्य हो चुका है ना, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सी क्रिया है? भूतकालिक क्रिया है। अगला उदाहरण क्या है? उसने बहुत मधुर संगीत गाया, तो वो जो संगीत है वो गा चुका है, अब गाने के लिए है नहीं, तो इसीलिए क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है भूतकालिक क्रिया। अगला देखते हैं वर्तमान कालिक क्रिया। तो क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का पता चले। तो वर्तमान समय में देखिए उदाहरण से देखते हैं, गीता हॉकी खेल रही है, तो ये कार्य जो हॉकी खेलने का है गीता के द्वारा, जो गीता के द्वारा हॉकी खेलने का कार्य है वो अभी भी हो रहा है, वर्तमान समय में खेल रही है वो, इसीलिए ये वर्तमान कालिक क्रिया हो गई। विमल पुस्तक पढ़ रहा है, तो देखिए विमल के द्वारा पुस्तक पढ़ा जा रहा है यानी अभी भी पढ़ रहा है वो, ये काम अभी भी हो रहा है, वर्तमान में चल रहा है ये काम विमल के द्वारा पुस्तक पढ़ने का, इसीलिए यहाँ पे भी क्या है? वर्तमान कालिक क्रिया है। एक अगला अपना जो अंतिम है उसको देखते हैं, भविष्यतकालिक क्रिया। अब देखिए भविष्यतकालिक क्रिया क्या है? क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो। तो आने वाले समय में जहाँ संपन्न होने का बोध हो तो वहाँ कौन सी अपनी क्रिया होगी? भविष्यतकालिक क्रिया। अब भविष्यतकालिक क्रिया का भी एक उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, तो अभी उसने लिया नहीं है, तो दिनेश क्या करेगा? भाग लेगा, यानी भविष्य में ये कार्य संपन्न होगा, अभी नहीं होगा। तो जब भविष्य में संपन्न होगा तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? भविष्यतकालिक क्रिया होगी, क्योंकि दिनेश ने अभी भाग तो लिया नहीं है, इसीलिए क्या होगी? यहाँ पे भविष्यतकालिक क्रिया होगी। तो एक बार हम इस जितना भी हमने पढ़ा इसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो दोस्तों देखो हमने क्या क्या पढ़ा कि क्रिया क्या क्या होती है, क्रिया क्या होती है, हमने उसका उदाहरण देखा, पढ़ना, उठना या जाना, ये क्या है? क्रिया है। उसके बाद हमने देखे क्रिया के भेद। तो क्रिया के भी भेद जो हैं कैसे बांटे गए हैं, देखिए पहला बांटा गया है कर्म के आधार पे, फिर संरचना के आधार पे, उसके बाद काल के आधार पे। तो कर्म के आधार पे हमारी कौन कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें कर्म सहित हो, यानी कर्म हो जुड़ा हुआ, तो वो सकर्मक क्रिया। दूसरी है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्या होती है? जिसमें कर्ता मुख्य होता है ना, तो जैसे आशास होती है, उसका एक उदाहरण है। उसके बाद हमने देखा कि जो सकर्मक क्रिया है उसके भी दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है? एक कर्मक क्रिया में जिसमें एक ही कर्म हो रहा हो केवल, वो एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो रहे हों, ठीक। तो द्विकर्मक और उदाहरण से हमने देख लिया, जैसे माँ पढ़ रही है, तो इसमें पढ़ में क्या है कि पढ़ रही है, एक ही पढ़ क्रिया है यहाँ पे देखिए दो है, छात्रों और सिखा, तो द्विकर्मक क्रिया हो गया। अगला देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम संरचना के आधार पे देखें तो संरचना के आधार पे क्या है? संयुक्त क्रिया, नाम धातु और नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और कृदंत क्रिया। तो संयुक्त क्रिया कौन सी होती है? संयुक्त क्रिया का हमने एक उदाहरण देख लिया, जिसमें अतिथि आने पर स्वागत करो। तो यहाँ पे दो क्रियाओं के मेल से, दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से जो वाक्य बना है वहाँ पे होती है हमारी संयुक्त क्रिया। तो देखिए यहाँ पे एक मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया क्या है हमारी? आने है, और स्वागत क्या है? इसकी सहायक क्रिया है। नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु का हमने उदाहरण देखा, जैसे हाथ क्या है? संज्ञा है, हथिया नाम धातु हो गया। इसी तरीके से देखिए इसका एक उदाहरण हमने देख लिया, नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया। विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है। तो यहाँ अपना और हथिया ये क्या है हमारी? ये नाम धातु क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि जो करता है वह स्वयं कार्य को नहीं करता, किसी दूसरे के द्वारा करवाता है। तो जैसे हमने इसमें उदाहरण देखा, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, तो
तालाब खुद नहीं बनाया सरपंच ने, तालाब बनवाया है, इसीलिए वहाँ पे क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब दो क्रियाएं हो रही हों और एक क्रिया पहले, जो पहले क्रिया हो रही है उसको हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। तो बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा, खेलकर पहले हो रही है और पढ़ने का काम बलवीर बाद में कर रहा है, तो खेलकर क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। वह पढ़कर सो गया, तो वह पढ़कर सो गया, यानी पढ़ने का काम उसने क्या किया, पहले किया, सोने का काम बाद में किया, तो पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पे क्या होगी, पढ़कर होगी पूर्वकालिक क्रिया। कृदंत क्रिया देखते हैं, कृदंत क्रिया क्या हो गई, कृदंत में क्या होता है, देखिए मान लीजिए अगर क्रिया क्या है, चल है, तो उसकी कृदंत क्रिया क्या होगी, चलना। इसमें क्या हो गया, ये पीछे क्या लग गया, प्रत्यय लग गया, ना, ता और कर। तो अगर इस तरीके से किसी भी क्रिया में प्रत्यय लग जाए तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, कृदंत क्रिया हो जाएगी। लिख, अब देखिए लिख में क्या है, फिर यहाँ पे क्या लग गया, ना लग गया, ता लग गया, कर लग गया। तो इस तरीके से अगर किसी क्रिया के पीछे प्रत्यय लग जाए तो वहाँ क्या बन जाती है, कृदंत क्रिया बन जाती है। आगे देखते हैं काल के आधार पे जो क्रिया के भेद हैं, तो काल के आधार पे 3 भेद हैं, कौन कौन से हैं, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यत्कालिक। तो अब भूतकालिक क्रिया जो है उसमें क्या होगा, भूतकालिक क्रिया में यही होगा कि जो जिसमें काम जो है कब हो रहा है, भूत में हो रहा है, यानी कि हो चुका है, ठीक। तो वहाँ पे कौन सी भूतकालिक क्रिया होगी, जैसे वह विदेश चला गया, तो वह विदेश चला गया, तो यहाँ क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का पता चले, तो यहाँ पे देखो बीते समय में पता चल रहा है कार्य के होने का, इसलिए यहाँ पे भूतकालिक क्रिया है। जहाँ पे क्रिया का वह रूप जहाँ पे वर्तमान समय में कार्य के होने का पता चले, तो इसका उदाहरण है गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये वर्तमान समय में सारे कार्य हो रहे हैं, तो यहाँ पे वर्तमान कालिक क्रिया है। और देखिए यहाँ पे दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा, उसने लिया नहीं, लेगा, तो आने वाले समय में ये कार्य संपन्न होगा, इसीलिए यहाँ पे कौन सी क्रिया है, भविष्यत्कालिक क्रिया है यहाँ पे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें।